हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक दिगोलिया यूआरटीएस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कैपेसिटर का क्वेश्चन है बेटा। कैपेसिटर ए पर क्यू चार्ज है जबकि बी कैपेसिटर अनचार्ज है। ठीक है। चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर बी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। हम लोगों ने स्विच को जैसे ही क्लोज करा तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में इंटरकनेक्ट हुए। तो इस कैपेसिटर से इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा समझो, अगर इधर से इधर कुछ भी चार्ज गया तो मान लो यहाँ चार्ज पहुंचा तो सामने वाली प्लेट पर कंडक्टर पे उतना ही अपोजिट चार्ज चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ कोई कनेक्शन तो है नहीं, तो ये वाली प्लेट कहेगी मैं 0 चार्ज रखूंगा। इस प्लेट पे 0 चार्ज है और इसके पास कोई चार्ज का सोर्स भी नहीं है। अगर यहाँ 0 रहेगा तो ये वाला कहेगा मुझे भी 0 ही रहना पड़ेगा। अगर ये 0 रहेगा तो जैसे तुमने स्विच क्लोज करा तो ये वाली प्लेट से इस प्लेट पर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा बेटा 0, यानी स्विच के थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो करने वाला नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पर यहां पर हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा बेटा। तो यहां पे जरा सोचो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी बीच वाले गैप में, बताइए वो किस चार्ज की होती थी? इनर चार्जेस की होती थी। तो अगर मैं टेस्टर रखूं तो ये Q2 इधर रिपेल करेगा और ये फील्ड मान लो E1 है और ये Q3 इधर रिपेल करेगा, E2 है। तो बताओ बेटा जो नेट फील्ड होगी वो हो जाएगी E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू होगी बेटा Q2 अपॉन एरिया, ये हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में लिख रहा हूं और माइनस Q3 अपॉन एरिया और ये 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया Q2 माइनस Q3 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा बेटा नेट फील्ड, ये होगा नेट फील्ड। अब मैं निकालने जा रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E नेट इनटू बीच का डिस्टेंस। तो ये बताओ Q2 माइनस Q3 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो यहां पे बताइए यही पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा है। a एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटेंस होगा। तो Q2 माइनस Q3 अपॉन 2c आ गया बेटा, ये c है 2c। यार ये a एप्सिलॉन नॉट बाय डी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो आंसर 3rd हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस सवाल में ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, लोगों को लगता है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये बेटा गलती है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है बीच की, ये कंडक्टर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है और ये इक्वी वोल्टेज नहीं हो सकती, राइट। तो देखो अगर ये वाली प्लेट यहाँ पर बी वोल्ट पे है तो यहाँ भी बी वोल्ट होगा क्योंकि ये वाली प्लेट तो कंडक्टर है। लेकिन यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर नहीं हो सकता। यानी अगर मैं m पॉइंट ले लूँ, यहाँ n पॉइंट ले लूँ, तो m और n का वोल्टेज बराबर नहीं है क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक की सरफेस है। अगर ये कंडक्टिंग सरफेस होती तो वोल्टेज बराबर होता। हाँ, अगर यहाँ का वोल्टेज 0 है तो ये कंडक्टिंग प्लेट है तो यहाँ का भी 0 होगा। इसका मतलब यहाँ V से 0 का डिफरेंस और V से 0 का डिफरेंस पैरेलल है। तो पता हम क्या करेंगे, इस K3 को 2 कैपेसिटर में ब्रेक करेंगे। इधर भी K3 मानेंगे और यहाँ भी K3 मानेंगे, यानी इसमें हम लोग बनाएंगे 4 कैपेसिटर। अगर किसी ने इन दोनों को पैरेलल करा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन बेटा। अब K1 और K3 वाला सीरीज में होगा और ये K2 K3 वाला सीरीज में होगा, उसके बाद पैरेलल होगा। तो बताओ अगर यहाँ एयर होती तो कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर लो भाई, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्विवेलेंट पूछा है तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो वहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो बताओ इसकी कैपेसिटेंस एयर में एप्सिलॉन नॉट a/2 अपॉन d/2। तो ये हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट a/d। ये होगा हमारा कैपेसिटेंस। तो चलो भाई ये दोनों हमारे सीरीज, ये दोनों सीरीज, उसके बाद पैरेलल। तो चलो भाई इन दोनों का सीरीज रिजल्ट करते हैं जरा। तो C इक्विवेलेंट C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, इधर C2 C3 C2 प्लस C3। अच्छा C की वैल्यू ये सभी C बराबर होंगे एयर में, तो जब डाइलेक्ट्रिक बना तो K1 हो जाएगा, तो ये K1 C1
और ये K3C3 हो जाएगा, राइट। ये K1C1 और ये K3C3, ये K2 और ये K3, ये K2 और ये K3, ये डाइलेक्ट्रिक बनने के बाद। तो चलो भाई बच्चों सब C है तो C कॉमन आ गया, ये आ गया K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 और प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3, और C की वैल्यू आपकी है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये जो अंदर लिखा दैट इज K इक्विवेलेंट, ये C इक्विवेलेंट है। तो जो K इक्विवेलेंट वाला टर्म है बेटा वो ये आया, और ये हमारा ऑप्शन है फोर्थ आंसर है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। An object is taken to a height 2r above the surface of the earth, अर्थ की सरफेस से 2r हाइट पर गए, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी याद करो डेल्टा यू अर्थ की सरफेस से h हाइट पर, ये होता था mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r, ये होता था। तो यहाँ बताओ mgh और हाइट हमको दी गई अर्थ की सरफेस से 2r, तो ये है 2r 1 प्लस 2r अपॉन r, तो ये आंसर हुआ 2mg r बाई 3, 2mg r बाई 3, थर्ड आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, और वो भी कब पूछा जब एक एम मास को, कौन सा मास है डी पर, इसको हम इन्फिनिटी में लेकर के चले गए। तो कह रहे हैं कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होता है माइनस डेल्टा यू, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बाहर माइनस लगा था तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो गया बेटा। अब सोचो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो आ रहा है यू इनिशियल, सोचो जरा जब ये यहां था तो इन तीन की वजह से यहां पोटेंशियल इनटू दिस एम मास, तो एम मास और पोटेंशियल डी पॉइंट पर, एम मास पोटेंशियल इन्फिनिटी पे ले गए तो ये जीरो हो गया। तो सोचो बेटा एम मास और डी पॉइंट का पोटेंशियल बाकी तीन की वजह से, तो मैं लिखने जा रहा हूं माइनस जी एम बाई एल, दूसरे की वजह से माइनस जी एम बाई एल, और इससे रूट 2l, तो माइनस जी एम बाई रूट 2l। गौर से देखो बेटा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल बाहर आ गया, अंदर में इधर बचा 2 प्लस 1 बाई रूट 2, तो ये देखो 2 रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 आएगा, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो ये आंसर बेटे फोर्थ हो गया, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए एक बार यार, ये वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड हाफ द एस्केप स्पीड, बताओ एस्केप स्पीड अर्थ की सरफेस से रूट 2g r होता था, तो बताओ अब जो प्रोजेक्शन स्पीड है वो एस्केप स्पीड का बाई 2 दिया हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट जी आर ई बाई 2, 2 रूट के अंदर आ गया, रूट 2 से 2 काट दिया। मैक्सिमम हाइट पूछा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, ठीक है। तो चलो भाई बताइए अर्थ की सरफेस पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक जीरो है क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात करी गई है। तो के इनिशियल हुआ हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हुआ एम जी एच, और ये एच मैक्स हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर ई, और ये एच मैक्स होगा बेटा। तो यहां से देखो एम से एम गया, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो जी आर ई बाई 2 और 2 2 हो गया 4, ये हुआ जी एच मैक्स अपॉन 1 प्लस एच मैक्स बाई आर ई, जी से जी गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर ई प्लस
एच मैक्स बराबर 4h max। तो यहां से बेटा एच मैक्स की वैल्यू आ गई है RE/3 आंसर, यानी फोर्थ आंसर आ गया बेटे। चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हुए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद एस्केप स्पीड। लो भाई, एस्केप स्पीड से फेंका जा रहा है, तो अर्थ की सरफेस पे टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो बताना अर्थ की सरफेस पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अर्थ की सरफेस पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। आप जरा समझिएगा, टोटल एनर्जी पोटेंशियल कितना होता है अर्थ की सरफेस में, -mg/RE, और काइनेटिक 12mv एस्केप बोला है। गौर से देखो, -mg/RE और प्लस 12mv एस्केप था √2g/RE। तो यहां से 2g/RE बचा, तो ये 2 से 2 गया, आंसर 0 आ रहा है बेटा। जितना ये प्लस उतना -0, आंसर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए, when speed of satellite is increased by x%, it will escape from the orbit। कहना अगर x% बढ़ाते हैं तो ये किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, वहां से एस्केप कर जाएगा। वैल्यू ऑफ x बतानी है, तो बताओ किसी ऑर्बिट में, in a orbit of radius r, in a orbit of radius r, अगर मैं आपसे कहूं कि पोटेंशियल एनर्जी U होगा -G/m/r, मैं अर्थ की ऑर्बिट में मान ले रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv², तो यह आएगा G/m/2r। ये मैंने ऑर्बिटल स्पीड रख दी है, ठीक है। यहां पे ऑर्बिटल स्पीड √G/m/r। अब आ जाओ टोटल एनर्जी, देखो दोनों को ऐड करेंगे तो यह आएगा माइनस का G/m/2r। ये नेगेटिव एनर्जी आ रही। अगर मुझे यहां से इसको एस्केप कराना है तो हमें इसकी टोटल एनर्जी 0 करनी पड़ेगी भाई। तो ध्यान देना, यानी टोटल एनर्जी जो है उसमें हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी और दी, तो आगे टोटल एनर्जी 0 हो गई। तो बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी और दी, तो ये देखो -G/m/2r और प्लस डेल्टा के, ये एक्स्ट्रा है डेल्टा के, क्योंकि ऑलरेडी इतनी काइनेटिक तो है ही इसके पास, ये और दी। तो बताओ बराबर 0। तो बताओ डेल्टा के जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी आपने वो आ रही G/m/2r। गौर से देखो, क्या जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दी तुमने, क्या वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? इसका मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जो एक्स्ट्रा आपने प्रोवाइड करी, तो आप देख रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो डेल्टा के एक्स्ट्रा आपने दिया वो इनिशियल के बराबर है भाई, राइट। तो जरा बताओ, यहां से इसे 12mv² लिखोगे तो आप लिखिए 12mv फाइनल का स्क्वायर 2 टाइम्स 12mv इनिशियल का स्क्वायर। तो यहां से v फाइनल आ गया √2v इनिशियल। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल इंटू 100, ये हमारा x%। तो ये देखो √2 - 1 इंटू 100, तो यार ये तो 41.4 आ गया %। सेकंड आंसर चेक कर लीजिए भाई हमको जो एस्केप स्पीड बोली गई, एस्केप कराना है, तो हमें जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है सैटेलाइट, उसकी जितनी टोटल नेगेटिव एनर्जी उसी के बराबर पॉजिटिव एनर्जी हमने एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दी, तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा और ग्रेविटेशन से फ्री हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में
कह रहा था डेप्थ d at which the value of acceleration due to gravity becomes 1 by n times the value at the surface। लो भाई, d डिस्टेंस अंदर, ये होता है हमारा g का वैल्यू, और ये g बाई n है, और ये हो गया g टाइम्स 1 माइनस d बाई आर यू। g से g गया तो 1 माइनस 1 बाई n बराबर d बाई आर ई हो गया। तो यहां से बताओ d बराबर आर ई टाइम्स n माइनस 1 बाई n, ये आंसर हो गया। सेकेंड देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। Two identical capacitor have same capacitance C. One of them is charged to potential V1 and other to V2. एक कैपेसिटर C1 है, V1 वोल्ट से चार्ज करा गया है, दूसरा C2 कैपेसिटर है और इसको हमने V2 वोल्ट से चार्ज किया है, और इन दोनों की पॉजिटिव प्लेट को और निगेटिव प्लेट को आपस में जोड़ा गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो बताओ बेटा, इस पर चार्ज हुआ C1 V1, ये माइनस का C1 V1, ये प्लस C2 V2 और ये माइनस C2 V2। कनेक्शन के बाद आपसे कह रहे हैं कि बताइए डिक्रीज इन एनर्जी। इस पे चार्ज हमने मान लिया कनेक्शन के बाद Q1, यहां Q2। तो एक इक्वेशन चार्ज कंजर्वेशन से Q1 प्लस Q2 मिलकर के C1 V1 प्लस C2 V2 होगा बेटा, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, यहां से चले तो यहां ड्रॉप, यहां रेज, तो जितना ड्रॉप उतना रेज, Q1 बाई C1 बराबर Q2 बाई C2। चाहे ऐसे समझिए वोल्टेज बराबर होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहां से एक रिलेशन आ गया Q1 बाई Q2 बराबर C1 बाई C2, यहां रख दीजिए तो आपका Q1 Q2 आ जाएगा। तो Q1 की वैल्यू बेटा यहाँ पे Q2 टाइम्स C1 अपॉन C2 प्लस 1 Q2 कॉमन ले लिया, C1 V1 प्लस C2 V2। तो यहाँ से Q2 जो आ गया वो C2 टाइम्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो Q2 बाई C2 यानी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया बेटा फाइनल वोल्टेज दोनों के अक्रॉस। तो अब तुम क्या करोगे, एनर्जी का लॉस निकालना है। तो इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर था। फाइनल एनर्जी देखो, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बराबर हो गया है, तो U फाइनल बराबर हाफ C1 प्लस C2 इंटू बी स्क्वायर का मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये बेटा फाइनल एनर्जी आ गई। अब तुम इनिशियल माइनस फाइनल कर दो तो लॉस ऑफ एनर्जी, चूंकि क्वेश्चन में लॉस बोला गया मतलब इनिशियल ज्यादा फाइनल कम। तो अब इसमें से इसको माइनस करो, एक C1 प्लस C2 कट जाएगा, एक C1 प्लस C2 नीचे बचेगा। तो आप जब करेंगे कैलकुलेट तो आप आंसर थर्ड आएगा, ये थर्ड आंसर पाएंगे बेटा, और ये आएगा 1/4 C टाइम्स V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बार, इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। याद करो इनफाइनाइट लैडर के जो सवाल होते थे, इस सब में C कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड बोला गया है और ये नेटवर्क इन्फिनिटी तक गया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो आपको सिखाया गया कि इनफाइनाइट लैडर का कोई भी क्वेश्चन हो तो जहां से रिपीटिशन हो, एक ब्रांच कम करके हम पीछे के नेटवर्क को C इक्विवेलेंट से रिप्लेस करते थे। क्यों? क्योंकि जो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दो पॉइंट के बीच में होगी, M और N के बीच में। क्योंकि अगर मैं यहां से काटूं तो ये पीछे का पूरा नेटवर्क बिल्कुल वैसा ही शुरू हुआ जैसे B और A से शुरू हुआ। तो देखो बेटा, ये एक C है, यहां पर एक C है जो कि 1 है, और यहां पीछे का नेटवर्क M और N के बीच में
हमने एक सी इक्विवेलेंट सी नॉट लगा दिया और ए और बी के बीच में भी सी इक्विवेलेंट सी नॉट ही होगा। अब देखो ये दोनों सीरीज में, तो ये सी है और इन दोनों का सीरीज रिजल्ट सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट, राइट। अब इन दोनों के बीच में हमको निकालना है इक्विवेलेंट, और वो इक्विवेलेंट फिर सी नॉट आना है, और ये दोनों पैरेलल हुए तो सी नॉट बराबर इन दोनों का पैरेलल सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट प्लस सी की वैल्यू 1 रख दो बेटा, तो सी नॉट अपॉन 1 प्लस सी नॉट प्लस 1, तो सी नॉट माइनस 1, सी नॉट अपॉन 1 प्लस सी नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, ये आ गया। अब इसका फैक्ट है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, तो सी नॉट की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 1 प्लस रूट 5/2। ये वाला आंसर हो नहीं सकता 1 माइनस वाला, क्यों? क्योंकि माइनस लोगे तो रूट 5 1 से बड़ा होता है, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से बेटे 1 प्लस रूट 5 होता है 2.36/2, तो ये 3 पॉइंट बल्कि 2.236, तो ये हुआ हमारा 3.236/2, लगभग 1.6 के आसपास आएगा। थर्ड आंसर बेटा, थर्ड आंसर। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि सबसे पहले जिन दो टर्मिनल के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, उनके बीच में सी इक्विवेलेंट सी नॉट मान लो, फिर जहां से रिपीटिशन हुआ एक ब्रांच कम करके सी नॉट से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 500 वोल्ट, प्लेट सेपरेशन इज देन रिड्यूस्ड टू हाफ। बताओ कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर D को D/2 करोगे तो कैपेसिटेंस 2C हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बताओ अब जो नया वोल्टेज होगा, नया वोल्टेज वो Q तो वही है 2C, यानी V/2 पुराने वाले का, पुराना 500 है तो 250 हो जाएगा बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड आंसर है। अब मैं एनर्जी वगैरह चेक ही नहीं करूंगा, जब मुझे पता है सिंगल चॉइस सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है और एक आंसर आ चुका है। 13, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 1.5%, देखिए 5% से छोटा डेटा है, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंजेस बाय, तो बताओ जी की वैल्यू G/ME/RE² होता है, तो बताओ अगर ये RE घटेगा तो ये G बढ़ेगा, यानी डेल्टा G/G इंटू 100 माइनस टाइम्स होगा 2 टाइम्स RE/ डेल्टा RE/RE इंटू 100। तो सोचो ये माइनस और 2 टाइम्स, और ये पूरा नंबर है 1.5% निगेटिव का, डिक्रीज हुआ है, तो आंसर प्लस का 3% यानी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एरर मेथड से। 14 नंबर, एट व्हाट हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेज बाय 2%। बताओ छोटा सा चेंज है, तो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर ये रिलेशन था स्मॉल हाइट के लिए, 2% डिक्रीज हुआ जी, तो ठीक है, इसका मतलब है कह रहे हैं हमसे वो हाइट बताइए, यही पूछना शायद, ठीक है। तो बेटे G डैश बराबर G टाइम्स G इंटू 2h/RE, ध्यान से देखना, 2% डिक्रीज हुआ, तो देखो G इंटू 2h/RE, ये G माइनस G डैश अपॉन G इधर भेज दूं तो 2h/RE, G माइनस G डैश अपॉन RE, ये हमको 2% दिया, तो इट इज इक्वल टू 2/100, 2 से ये 2 गया, 100 इधर भेज दो तो h बराबर RE/100, RE है 6400 किलोमीटर अपॉन 100, आंसर आएगा 64 किलोमीटर, ये आंसर बेटा।
सेकेंड। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C। चलिए डायग्राम बनाते हैं। एक कैपेसिटर C है और पैरेलल में लगाए गए दोनों, ये C है ये 2C है, ठीक है। चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस दी, तो इस पे चार्ज CB या 2CB, ठीक। द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, ठीक है। रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C कंप्लीटली फिल विद ए मटेरियल। बताओ, यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया ऐसे, तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई KC, और दूसरा वाला 2C ही रहा, ठीक। अब हमसे कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स नाउ बिकम, पैरेलल में दोनों, तो नया वोल्टेज बराबर होगा। निकालने जा रहा हूं। इस पर चार्ज मैंने Q1 मान लिया, कनेक्शन के बाद ये Q2, ये माइनस Q2, तो चार्ज तो कंजर्व होगा, बैटरी तो है नहीं, तो इस प्लेट का इस प्लेट से कनेक्शन है, तो यहां से यहां चार्ज गया होगा, इन दोनों का चार्ज मिला के कंजर्व। एक इक्वेशन Q1 प्लस Q2 बराबर CB प्लस 2CB यानी 3CB, पहला इक्वेशन। दूसरा, वोल्टेज डिफरेंस दोनों में बराबर होगा, तो Q1 अपॉन KC बराबर Q2 बाई 2C, C से C गया, यानी Q1 बराबर Q2 बाई 2 इंटू K टाइम्स। चलो Q1 की वैल्यू यहां रख दो, तो Q2 K बाई 2 प्लस Q2 बराबर 3CB, Q2 कॉमन ले लो बेटा, K प्लस 2 अपॉन 2 बराबर 3CB। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं Q2 की वैल्यू आ गई है 6CB अपॉन K प्लस 2, लेकिन वोल्टेज पूछा है तो Q2 बाई 2C इसकी कैपेसिटेंस है, तो 2C से डिवाइड करोगे यहां, तो ये बचा 3B अपॉन K प्लस 2। ये आ गया नया वोल्टेज 2 के अक्रॉस। वो अच्छा, जितना 2 के अक्रॉस होगा उतना ही 1 के अक्रॉस होगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा आंसर बेटा यही हो गया 3B अपॉन K प्लस 2। चेक कर लीजिए एक बार। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, पेपर भी बढ़िया था, ठीक है। चलिए इसके आगे का बेटा आकाश सर और राहुल सर डिस्कस करेंगे। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखें 2 और 5 ये दोनों लगे हुए हैं कैसे, तो आप कहेंगे सर ये दोनों है पैरेलल में, तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट हो गया 7। तो आप सर्किट को अगर रीड्रॉ करें, अच्छा ये 7 के साथ ये 3 आएगा सीरीज में, तो इस पूरी ऊपर वाली ब्रांच का C इक्विवेलेंट हो गया 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3 यानी 2.1 माइक्रोफैरड। ओके, तो बताओ अब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होना है, तो यहाँ अगर चार्ज Q जाएगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कराना है, तो Q की वैल्यू होगी C इंटू V। तो बताओ Q की वैल्यू अगर C इंटू V होगी, C है 2.1 और V है 6, तो चार्ज आ गया 12.6 कूलम माइक्रो कूलम, ठीक है। अब जरा ये बात बताओ, इन दोनों ने मिला के ये V1 और 5 माइक्रोफैरड के अक्रॉस हुआ होगा पोटेंशियल ड्रॉप V2, इन दोनों ने मिला के 6 वोल्ट ड्रॉप कराया होगा, तो V1 प्लस V2 मस्ट भी 6 होना चाहिए। हालांकि KVL भी लगा सकते हो, ठीक है। तो V1 कितना, तो V1 होगा Q बाई C और C कितना है 3 प्लस V2 इक्वल टू 6 होगा, Q हुआ 12.6 बाई 3 प्लस V2 इक्वल टू 6 होगा, ठीक। तो बताओ V2 की वैल्यू आ गई 12.6 बाई 3 इज 4.2, तो 6 माइनस 4.2 विच बिकम्स 1.8, ठीक। तो V2 की वैल्यू 1.8 वोल्ट है, यानी इसके अक्रॉस 1.8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज हो गया क्या, Q 5 माइक्रोफैरड पे जो चार्ज होगा वो होगा क्या C इंटू V। C हो गया तुम्हारा 5 और ये V हो गया 1.8, तो ये आ गया 9 माइक्रो कूलम। ओके, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17,
Consider the arrangement of 3 plates X, Y and Z, each of area A and separation D. The energy stored when the plates are fully charged is, तो यार बताओ, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। तो बताओ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं कि ये बैटरी लगी हुई है ऐसे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्शन है वो है 1 का और 4 का। 1 ये हो गया, 4 ये हो गया। 1 के सामने 2 है और 2 का कनेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से है, और 4 के सामने 3 है और 3 का कनेक्शन जो है वो भी नेगेटिव टर्मिनल से है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो C इक्विवेलेंट बन जाएगा। अगर एक की कैपेसिटेंस C थी तो C इक्विवेलेंट 2C। तुमसे पूछा गया एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा? तो आपने कहा एनर्जी स्टोर्ड हुआ सर हाफ CV², तो U इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V², तो हाफ C इक्विवेलेंट हुआ 2C इंटू V²। तो वैल्यू रख दें, C था A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V², यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा, राइट। इसके बाद 18 कह रहे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग plate separation D becomes 4/3 times its original value if a dielectric slab of thickness half of the separation is inserted between the plates. Dielectric constant of slab is, बताओ जब स्लैब पार्शियली इंसर्टेड होता था तो C इक्वल टू आता था A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस TYK, राइट। और कह रहे हैं ये जो है ये 4/3 टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, तो ये 4/3 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, ठीक। तो रख दें वैल्यू, तो A एप्सिलॉन नॉट वाई ये बच्चा D माइनस DY2 प्लस DY2K इक्वल टू हो गया 4/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक। A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट और D से D गया, तो ये आ गया 3 इक्वल टू ये DY2 बचेगा यानी 1/2 बचेगा, ठीक। तो ये हो गया 4 टाइम्स 1/2 प्लस 1/2K, ठीक है। तो बताओ जरा, ये बचा तुम्हारे पास 2, तो 3 इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास 2 प्लस 2YK, ठीक। तो बताओ तुम्हारे पास आ गया 1 इक्वल टू 2YK, यानी K की वैल्यू आ गई कितनी? 2, ठीक। ऑप्शन हो गया कौन सा? पहला। क्वेश्चन नंबर 19, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज हाफ। तो बताओ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखते हो वो लिखते हो F इक्वल टू Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये लिखते हो। तो बताओ जो चार्ज है, अगर कैपेसिटेंस को आप करेंगे आधा, तो बताओ ये है D, तो बताओ अगर सेपरेशन को आपने D से DY2 किया तो जो कैपेसिटेंस है C थी जो कि होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो अगर सेपरेशन हुआ DY2 तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C, राइट। तो जो चार्ज होगा Q इक्वल टू CV लिखते थे वो हो जाएगा 2CV। तो बताओ जो फोर्स है यानी Q की जगह कितना हो गया? 2Q। तो बताओ फोर्स है वो F की जगह हो जाएगा कितना? 4F। चार्ज Q की जगह 2Q रखोगे तो हो जाएगा 4Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 4F, यानी कि कैपेसिटेंस हो जाएगी कितनी? 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं द सर्किट शोन चार्ज स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज, 4 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज होगा? तो यार इन दोनों को हटा के एक 4 लगा दो तो तुम्हारे पास बचेगा BCA, ठीक है। और यहाँ बचा कितना? 2, ये 4, ठीक है। और एक 4 माइक्रोफैराड ये बचा, और बताओ साथ में ये है 10 वोल्ट। तो बताओ जरा, एक बार लूप में घूम जाते हैं, ये पॉइंट A ले लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ पे चार्ज अगर प्लस Q तो यहाँ माइनस Q, फिर यहाँ पे अगर प्लस Q तो यहाँ माइनस Q, ठीक है।
तो चलेंगे। यहाँ का पोटेंशियल भी है माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गए हैं। फिर गए हैं प्लस से माइनस, तो -10, ठीक, माइनस क्यू बाई सी और C4 है, ठीक है, और माइनस से गए प्लस, तो +20 इक्वल टू वी है, वी आपस में कैंसिल, तो हो गया 2Q बाई सी इक्वल टू 10, तो यानी 2Q बाई सी हो गया 4 इक्वल टू 10, तो बताओ Q आ गया तुम्हारे पास 20, राइट। ऑप्शन हो गया कौन सा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 21, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑन क्लोजिंग की K इज इक्वल टू, की को क्लोज करने के दौरान कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो यार एक बात बताओ, इनिशियली देखो जब की ओपन है तो ये 3C और ये C पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट आएगा 3C/4, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो बताओ अभी जो चार्ज रहा होगा वो चार्ज रहा होगा Q इनिशियल इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी 3CV/4, राइट। ये इनिशियल चार्ज है। फाइनली बताओ जब आपने की को क्लोज कर दिया तो इस पे चार्ज ऑलरेडी मौजूद था 3CV/4, ठीक। आपने बताइए इस 3C के ऊपर, जो कि ये तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी, एक वायर लगा दिया और इस तरह से V वोल्ट से पास करा दिया, तो ये तो बेकार हो गया, शॉर्ट हो गया। तो बताओ जब ये बेकार हो गया, शॉर्ट हो गया, तो यहां से इस V वोल्ट की बैटरी से चार्ज ऐसे जाएगा, तो अब C इक्विवेलेंट C के बराबर, तो बताओ अब जो नया चार्ज है Q फाइनल वो होगा C इंटू V, तो चार्ज फ्लो कितना हुआ होगा। तो आप कहेंगे सर पहले इस पे चार्ज था 3CV/4, अब यहाँ पे चार्ज है CV, तो बताओ Q फ्लो हुआ Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यानी CV माइनस 3CV/4 विच इज CV/4, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास पहला, ओके। क्वेश्चन 22, कह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 0.2 मीटर फ्रॉम वायर इज, तो E इक्वल टू बताओ लिखते हैं, एक इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण 2K λ/r, तो 2K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक, लैम्डा की वैल्यू तो 10 टू दी पावर -6 अपॉन ये हुआ 0.2, बताओ ये हो गया 10, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पास 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन आता हुआ बच्चों पहला, ठीक। 23, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 600 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 न्यूटन पर कूलम, द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम फ्रॉम गिवन पॉइंट टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से किसी दूरी r पे फील्ड है 200 और पोटेंशियल है 600, ठीक, यानी V इक्वल टू दे रखा है 600 और E इक्वल टू दे रखा है 200, ठीक, यानी KQ/R इक्वल टू दे रखा है 600 और KQ/R स्क्वायर दे रखा है 200, डिवाइड कर दे, डिवाइड करेंगे तो KQ कैंसिल हो गया, एक R बचा, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, ठीक है। अब क्योंकि KQ/R इक्वल टू 600 था, तो बताओ KQ की वैल्यू आ गई 1800, ठीक है। अब बताओ आपसे पूछ रहे हैं 1 माइक्रोकूलम को ले जाने में कितना वर्क किया होगा, तो W इक्वल टू क्या लिखोगे, Q टाइम्स डेल्टा V, यानी बताओ कितना चार्ज ले गए तुम 10 की पावर -6, ठीक, डेल्टा V का मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक, तो ये लिखोगे 10 टू द पावर -6, V फाइनल लिखोगे KQ बाई दूरी कितनी है 9, ठीक है, माइनस इनिशियल था KQ/3, ठीक, तो ये हो गया 10 टू द पावर -6, KQ की वैल्यू है 1800, तो 1800/9 माइनस 1800/3, ठीक, तो ये बचा तुम्हारे पास -400, तो W आ गया तुम्हारे पास 10 टू द पावर -6 इंटू -400, ठीक, तो ये आ गया 0.4 मिली जूल, जो कि ऑप्शन हो गया वो भी माइनस का, ठीक, तो ये हो गया कितना, चौथा।
क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो यार एक बात बताओ, ये साइड ए है, तो साइड लेंथ जब ए है तो ये दूरी हो गई a/√2, ठीक है। पोटेंशियल लिखना है तो सबसे पहले पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो सारे चार्जेस के कारण हम यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे और सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे। तो पहले इस क्यू के कारण लिखें, तो लिखेंगे KQ/, दूरी है a/√2, ठीक। तो बताओ KQ/a और बताओ √2 आएगा ऊपर, ठीक। बताओ इसके कारण KQ/a/√2, तो इसके कारण 2Q, तो बताओ इसके कारण लिखोगे तो आएगा 2, इसके कारण 3Q, तो इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो इनिशियल का 3 टाइम्स, और बताओ इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो इनिशियल का 4 टाइम्स। तो ये हो गया 10KQ√2/a, राइट। तो बताओ ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज V = -5x + 3y + 15z वोल्ट, ठीक। क्या बताओ, ये V दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो V = क्या लिखते हो, -dV/dr, राइट। अब बताओ जो पोटेंशियल है वो x, y और z तीनों के अलोंग चलने पे चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो x, y और z तीनों के अलोंग रही होगी। तो अगर आपको x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बच्चों आप इस v को डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में। जब y के अलोंग निकालनी है तो आप इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और जब z के अलोंग निकालनी है तो पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, राइट। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z को कांस्टेंट मानते हैं, और सिमिलरली जब y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट, और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर x के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में माइनस टाइम्स। तो बताओ y और z कांस्टेंट होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 5i। सिमिलरली y के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में जब, तो बताओ x और z कांस्टेंट, तो बचेगा -3j। और सिमिलरली जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ y कांस्टेंट, और जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो अगर y कांस्टेंट है तो बताइए ये आ गया तुम्हारा Ez = माइनस का del Vy del z, जो कि हो जाएगा -√15z। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो आ गई EXi + EYj + EZk, यानी 5i -3j और -√15k, ठीक। ये √15k है भाई, तो √15k, ठीक है। ई नेट निकाल लें मैग्नीट्यूड में, तो √5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस √15 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया √49 विच इज 7। तो आंसर हो गया क्या, चौथा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑन इट्स एक्सिस ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज। तो बताओ ये डाइपोल है, ये -q ये +q, तो बताओ इसकी एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी यहाँ पे वो E1, जिसे हम लिखते थे 2kPyr3, याद करिए। और बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे हम वो लिखते थे E2, जिसकी वैल्यू लिखते थे kPyr3। आपको बताना है E1/E2, तो यह आ जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन दूसरा सही होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं 8 ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस r इन चार्ज q कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द रेशियो ऑफ फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टू इनिशियल एनर्जी ऑफ ईच ड्रॉप। तो यार बताओ ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप, जिनमें से एक की रेडियस r थी, इनने मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाई। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है मस्ट बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होना चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम कितना, तो
तो इनिशियल वॉल्यूम लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, एक का, ऐसी ही 8 ड्रॉप्स हैं और फाइनल एक ड्रॉप है तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो बताओ कैपिटल आर इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स स्मॉल आर। ठीक है, ये मामला है। अब बताओ जरा पोटेंशियल निकाला जाए। तो जो फाइनल है ये, इसको हम V2 कह रहे हैं। इनिशियली इसका पोटेंशियल V1 था, तो V1 था KQ/R और V2 है K इंटू, एक पे चार्ज Q था तो इस पे चार्ज होगा 8Q, तो 8Q/, दूरी कितनी 2R, तो ये हो गया 4KQ/R। यानी कह सकते हैं V2 इक्वल टू 4 टाइम्स V1। ठीक है, रेशियो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक टू इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो U फाइनल लिखोगे हाफ इंटू C फाइनल V फाइनल का स्क्वायर, और U इनिशियल लिखोगे हाफ इंटू C इनिशियल V इनिशियल का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दें, हाफ से हाफ गया तो U फाइनल बाई U इनिशियल। बताओ C फाइनल क्या लिखेंगे, तो आपने कहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्फेरिकल कैपेसिटर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस इसकी क्योंकि 2R है तो 2R का स्क्वायर। ठीक, अपॉन ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ठीक, V फाइनल कितना है V2, तो V2 इज ऑलरेडी 4V1 y V1 का स्क्वायर। ठीक, तो बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ये गया और V1 से V1 गया, तो बताओ ये तुम्हारे पास बच गया क्या, ये 4 और ये 16, तो ये आ गया तुम्हारे पास जो है 64। ओके, गड़बड़ की हम लोगों ने। ठीक, C इक्वल टू होता है बताओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो स्क्वायर हमें हटाना चाहिए, राइट। तो बताओ ये हो जाएगा 2 इंटू 16 यानी 32, यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। ठीक, देखें भाई 28 कह रहे हैं 3 चार्ज पार्टिकल्स A, B and C with charge -4Q, 2Q and -2Q are present on the circumference of circle of radius D. The charge particle A and C and center O of the circle formed on equilateral triangle as shown in figure. The electric field at O along x direction is. O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यार देखो जरा भाई, ये चार्ज 2Q या -2Q, तो 2Q के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E होगी तो बताओ -2Q के कारण भी E होगी, तो टोटल हो जाएगा यहाँ इसी डायरेक्शन में 2E। और बताओ इस -4Q के कारण भी अगर आप यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो -4Q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण भी दूरी सेम। चार्ज 2Q के कारण अगर E थी तो -2Q के कारण यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो आपने कहा सर -2Q के कारण भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड 2E। ठीक, E की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा E की वैल्यू है K इंटू K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज है 2Q बाई दूरी है D, तो D का स्क्वायर। ठीक है, ये मामला है। तो अब देखो सिचुएशन तुम्हारे पास ऐसी है कि यहाँ पे ये है 2E, ये है 2E, और दोनों के बीच बताइए यहाँ पे एंगल है कितना 30 डिग्री और यहाँ भी है 30 डिग्री, तो बताओ यहाँ पे आ जाएगा एक 2E का cos 30, दूसरे 2E का भी cos 30, दोनों के कंपोनेंट कर लिए, तो यहाँ पे इस 2E का आ गया 2E cos 30, इस 2E का भी आ गया 2E cos 30, इस 2E का हो गया 2E sin 30, और बताइए इस 2E का भी हो गया 2E sin 30। ये दोनों आपस में कैंसिल होते हुए E नेट बच गया 4E cos 30, राइट। वैल्यू रख दे भाई जरा, तो हो गया 4, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/D स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, राइट। तो बताओ E नेट जो आ गया वो E नेट आ गया तुम्हारे पास √3Q/पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर, राइट।
यानी जो तुम्हारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास, जो ऑप्शन है वो हो गया तुम्हारे पास पहला ग्रुप, फर्स्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, फिगर शोज फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन स्पेसिंग perpendicular to the page is same everywhere. If magnitude of field at A is 40, then magnitude of field at B is. Assume electric field line density is double at A compared to B. तो बताओ, हमने पढ़ा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां बताइए, जो अगर यहां पे इनके बीच का गैप D है, या कहते हैं यहाँ पे ये गैप अगर D है तो यहाँ पे ये गैप 2D हो जाता है, यही तो कहने का मतलब है। तो डेंसिटी हुई आधी, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई लगभग आधी। तो अगर यहाँ 40 थी तो यहाँ कितनी होगी? 20। यहाँ अगर 40 है तो यहाँ होगी 20, राइट। देखें भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। A thin semicircular ring of radius r has a positive charge q distributed uniformly over it. The net field at center O is. तो यार एक बात बताओ, अगर ये एक रिंग होती है जिसपे चार्ज डेंसिटी लैम्डा आती है, तो इसके कारण अगर r ये रेडियस है, सेंटर पे आप फील्ड लिखते हैं तो E लिखते हैं हम 2k लैम्डा बाई r साइन अल्फा बाई 2, जहां पे अल्फा होता है ये एंगल सबटेंडेड। तो बताओ यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो 2k की वैल्यू रख दें भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और बताएं रेडियस कितनी, तो आपने कहा रेडियस दी हुई है r, लैम्डा नहीं दिया हुआ तो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो बताओ चार्ज है टोटल q और लेंथ है कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपने कहा सर अगर पूरी लेंथ होती, पूरा रिंग होता तो लेंथ होती 2 पाई आर, आधा है तो लेंथ है पाई आर, राइट। साइन अल्फा बाई 2, अल्फा है 180 तो अल्फा बाई 2 साइन 90 डिग्री, राइट। तो बताओ ये आ गया तुम्हारे पास Q बाई, ये तुम्हारा बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। राइट। तो आएगा तुम्हारे पास Q बाई 2, पाई से पाई हो गया पाई स्क्वायर, और बताओ एप्सिलॉन नॉट हो गया और r स्क्वायर, राइट। और तो कुछ बचा नहीं, साइन 91 हो गया, तो ये हो गया Q बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और बताओ डायरेक्शन, तो आपने कहा सर यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, यानी नेट जो आएगा वो इधर, तो ई नेट होगा नीचे की तरफ, यानी डायरेक्शन होगा ये माइनस j। तो बताएं जो तुम्हारा आंसर होगा वो फोर्थ होता हुआ बच्चों, Q बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर j, राइट। धन्यवाद बहुत बहुत। हेलो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं यूआरटीएस का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है अ मास 20 ग्राम हैज अ चार्ज q, it moves with a velocity of 20 meter per second and enters a region of electric field of इतने in the same direction as the velocity of the mass. The velocity of the mass after 3 seconds in this region. ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कोई 20 ग्राम का कोई मास है, ये इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या किया, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है। इसका चार्ज कितना दिया है, इसका चार्ज दिया है 3 मिली कूलम, Q इक्वल टू दे दिया 3 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। अब जब पॉजिटिव चार्ज है जिस डायरेक्शन में जाता है, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगता है। तो इनिशियली ये 20 मीटर पर सेकंड से तो जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो उसने पूछा आफ्टर 3 सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा,
तो यहाँ से एसिलेशन निकाल लेंगे, एसिलेशन हो जाएगा क्यू ई, क्योंकि फोर्स क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले रहा है तो क्यू इंटू ई लगेगा, 3 इंटू 10⁻³ क्यू ई अपॉन एम। एम कितना हो जाएगा, ई कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है 80 और एम हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई एसिलेशन कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतने एसिलेशन से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, और अगर इतने एसिलेशन से जाएगा तो 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो v इक्वल टू यू कितना दिया 20 प्लस a इंटू टी 3 सेकंड बाद, तो 36 प्लस 20 तो 20 प्लस 36, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 3 सेकंड बाद आ जाएगी 56 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 56 सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है 2 points are at distance r1 and r2 from a long string having charge per unit length sigma। जब चार्ज पर ये लार्ज लेंथ का कोई वायर होता था, उसके लिए किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई r होता था। अब ये कह रहा है कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस dv इक्वल टू होता था -k E डॉट डी आर। तो यहाँ से E का वैल्यू पता है, तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, dv लिमिट कहाँ से 1 से 2, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रहे हो, इक्वल टू -k E इक्वल टू कितना 2k लैम्डा बाई r डी आर। इसकी लिमिट कहाँ से, ये जो लेंथ दी है इन्होंने ये दी है r1 और ये पॉइंट 2 की लेंथ दी है r2, तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मुझे, तो r1 से r2 हो जाएगी, तो r1 टू r2। तो यहाँ से जब dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v2 माइनस v1 इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा माइनस के 2k लैम्डा बाहर निकल आएगा ln r, लिमिट कहाँ से हो जाएगी r1 टू r2। ठीक है, अब उन्होंने डेल्टा v की प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, तो ये कांस्टेंट है, ये हट जाएगा ln, तो ln r2 माइनस r1 हो जाएगा, r2 माइनस r1, ln r2 माइनस ln r1। log m माइनस n क्या होता था, log m बाई n। तो यहाँ से जो डेल्टा v की प्रोपोर्शनलिटी आएगी, डेल्टा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए ln r2 अपॉन r1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ln r2 अपॉन r1, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा था मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ planet revolving around sun are r and capital R if the minimum speed of planet on its trajectory is v naught its maximum speed। इस तरीके से यहाँ पे ये मेजर एक्सिस होगी, यहाँ पे सन है। ठीक है, अब बताओ ये जो होगी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी r1, और जब यहाँ पे पार्टिकल जो प्लेनेट होगा तब ये कैपिटल R दे दिया उसने, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से सन से, और ये मिनिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है तो मिनिमम वेलोसिटी आगे दे दी है, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो वेलोसिटी मिनिमम होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी है v मैक्सिमम, इस तरीके से जा रहा होगा। तो बता जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, तो L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल, तो m b मैक्सिमम इंटू r1, r दे दिया इक्वल टू कितना हो जाए m b नॉट कैपिटल R, m से m कैंसिल, तो v मैक्सिमम इक्वल टू v नॉट, v मैक्सिमम इक्वल टू v नॉट कैपिटल R बाई R, ये आंसर आ जाएगा v नॉट कैपिटल R बाई R, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है प्लेनेट ऑफ मास m मूव्स अराउंड द सन ऑफ मास कैपिटल M इज in a elliptical orbit, the maximum and minimum distance of the planet from the sun are r1 and r2 respectively. The time period of the planet is proportional to, जो टाइम पीरियड होता था तो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता था मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है किसके, r1 और r2 के फॉर्म में। तो उन्होंने दिया हुआ है
कि ये यहाँ पे सन होता है, इसकी ये जो यहाँ पे अगर सेंटर मानू 0,0, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इतनी, ये डिस्टेंस होती है ए ई, ठीक है, और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसकी डिस्टेंस कितनी होती है ए, और पूरी इस मेजर एक्सिस की डिस्टेंस होती है 2a, ठीक है। तो उन्होंने मिनिमम डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कितनी मानी है r1, और ये मेजर डिस्टेंस कितनी मानी है r2। तो ये जो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस सन से ये वाली दी है इन्होंने r2 दी है, ठीक है। तो जो r1 इक्वल टू हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ r1 इक्वल टू कितना, टोटली यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है a, और इतनी माइनस कर दूंगा पूरे में से, ये टोटल दी है a, तो a में से a ही माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा a माइनस a ई। मैंने a की, क्योंकि a की वैल्यू मुझे r1 r2 के फॉर्म में निकालनी है, इसीलिए मैंने ये किया है। तो r2 इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस के a ई। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी r1 प्लस r2 अपॉन 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a r1, ये 2 हटा देंगे कांस्टेंट है, अपन को प्रोपोर्शनलिटी देख ली है, r1 प्लस r2 की पावर 3, तो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 प्लस r2 की पावर 3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम पेरिहेलियन टू अपेलियन द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ये कह रहा है यहाँ पे सन होगा, ये पेरिहेलियन होता है, तो यहाँ पे बी ऑफ पी जो मैक्सिमम होता है बी ऑफ पी मान ले रहा हूँ, और ये यहाँ पे बी ऑफ ए मान ले रहा हूँ। तो कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑफ सन कितना होगा, इसकी वजह से mg किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। अब कह रहा है इस वाले की वजह से वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाओगे तो इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, वर्क डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में होगा और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के अपोजिट हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी डायरेक्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर हो जाना चाहिए कौन सा सही, सेकंड। और अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, हाफ एम बी ए स्क्वायर माइनस के हाफ एम बी पी स्क्वायर। और अपन को पता है जो बी पी होता है वो ग्रेटर देन होता है बी ऑफ ए। तो ये यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो डब्ल्यू ऑफ ग्रेविटी कितना आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में 3 पार्टिकल A, B and C each of mass m are lying at the corners of an equilateral triangle of side L. If the particle A is released, keeping the particles B and C fixed, the magnitude of instantaneous acceleration of A is। ये कह रहा है B और C को फिक्स कर दिया है। मान के चलो अगर इसको इन दोनों को B और C को अगर फिक्स नहीं करता, तो अगर मैं इस सिस्टम को पूरे को छोड़ देता स्पेस में, तो ये तीनों ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये तीनों जाके एक जगह चिपक जाते। लेकिन हो क्या रहा है कि इन दोनों को फिक्स कर दिया, तो ये दोनों इसके पास नहीं जा रहे, मतलब ये है इन दोनों को नहीं खींच पा रहा है। ये दोनों फोर्स इन दोनों इस वाले फोर्स को इस वाले ए पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो अपनी तरफ खींचेंगे तो कितने फोर्स से खींचेंगे, अपन को पहले तो वो निकालना है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो हो जाएगा जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर, इसकी वजह से भी जी एम एम अपॉन एल स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल बीच का डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, इसको मैंने एफ मान लिया। तो यहाँ से निकल आएगा एफ नेट इक्वल टू रूट में एफ स्क्वायर प्लस के 2 AB cos 60
cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो एफ नेट यहाँ से आ जाएगा √3f या फिर √3 GM² ये एफ नेट आ गया। और अगर एफ नेट आ गया तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा इस वाले पार्टिकल का, एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एम नेट एफ नेट अपॉन एम, तो एक एम कम हो जाएगा √3 GM/L²। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, √2 है ये, और फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा √3 GM/L²। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है ये फिगर दिया हुआ ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी और इस पॉइंट को मान लिया मैंने डी, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ सी मान लिया मैंने, यहाँ पे डी मान लिया। ए से सी के बीच में एक कैपेसिटेंस कनेक्ट है तो ए के सी के बीच में कनेक्ट कर दिया, सी से डी के बीच में कनेक्ट है तो सी से डी के बीच में कनेक्ट कर दिया, और डी से बी के बीच में कनेक्ट है तो डी से बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, और फिर यहाँ पे सी से बी के बीच में कनेक्ट है तो सी से बी के बीच में कनेक्ट कर दिया, और एक ए से डी के बीच में कनेक्ट है तो ये ए डी के बीच में कनेक्ट है, तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, बीट स्टोन ब्रिज, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये सी ये सी ये सी, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। जब दोनों सीरीज में होंगे तो इसका C/2 हो जाएगा, इसका C/2 हो जाएगा, तो जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। ये ए हो गया और ये बी, ये C/2 है और ये भी C/2 है, तो C ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू C/2 प्लस C/2 इक्वल टू सी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में करा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस इतने आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्टेड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, तो हमको निकालना है नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 16 माइक्रोफैराड डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। इसको करना है, तो जो सी इक्विवेलेंट सीरीज में होता था 1/C इक्विवेलेंट होता था 1/C1, 1/C1 मतलब 1 म्यू एफ प्लस के 1/2 म्यू एफ प्लस के 1/4 म्यू एफ इनफाइनाइट। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज बन रही है। जब इनफाइनाइट सीरीज बनती है तो मैं 1/म्यू एफ कॉमन ले लूँगा, इसका ए अपॉन जो इनफाइनाइट सीरीज बनती है जीपी बन रही है, इसका सम कितना होगा, A/1 माइनस के आर, ए कितना हो जाएगा 1, और 1 माइनस के 1/2, ये ऊपर 2, ये 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालना था, तो सी इक्विवेलेंट यहाँ से निकल आएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, तो 1 माइक्रोफैराड बाई 1/2 माइक्रोफैराड आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैराड, 0.5 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 ग्राम का मास है, अब इसको और इसका चार्ज दे दिया इतना, अब ये कह रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जा रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना हो जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है Q डेल्टा V, वो हो जाएगा 1/2 mv। इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो मुझे डेल्टा V चाहिए, डेल्टा V इक्वल टू 1/2 m कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ b स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन सी की वैल्यू क्यू की वैल्यू लगा दें, क्यू कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 ये ऊपर प्लस का हो जाएगा,
तो डेल्टा वी यहाँ से आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू 50 इंटू 10 टू की पावर 3, तो डेल्टा वी इक्वल टू आ जाएगा 50 किलो वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में गया टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. ये कह रहा है कि ये कोई Q चार्ज है, ये भी कोई Q चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे दी है? D इनके बीच की डिस्टेंस दे दी है। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो F लग रहा है। Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई। Q इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई। तो जो F इक्वल टू हो जाएगा K इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 NE इंटू NE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी पूछी है? N की, तो N स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। तो जो जब यहाँ से N की वैल्यू निकालोगे तो N इक्वल टू आ जाएगा रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। तो रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए दैट इनक्लोजेस द चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस। तो जो फ्लक्स निकालते थे, फ्लक्स इक्वल टू होता था गॉसियन सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज, तो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन्होंने पूछा गॉसियन सरफेस ए की वजह से कितना फ्लक्स होगा, तो ए की वजह से अगर मुझे निकालना है तो Q इन कितना हो जाएगा टोटल, तो ए में, ए वाली गॉसियन सरफेस में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों ऐड हो जाएंगे। तो मैं जब इनको ऐड करूंगा तो नेगेटिव वाले 70 नैनो कूलम हो जाएंगे, 70 NC माइनस के 70 NC प्लस 78.85 NC अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई ऑफ ए आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 9 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस किया जाए तो फाई ऑफ ए आ जाएगा 10 टू की पावर 3। अब इसकी यूनिट में खेल हो रहा है, देखो 10 टू की पावर 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। मुझे यूनिट निकालनी है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो मुझे जो यूनिट है फ्लक्स की वो निकालनी है, उसके लिए मैं क्या करूँगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q। F की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो इसमें न्यूटन मीटर कूलम न्यूटन इनवर्स गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है an inclined plane making an angle of 45 degree with the horizontal is placed in a uniform horizontal electric field of 100 voltmeter inverse to oppose downward motion. A particle of mass 1 kg and charge 1/30 coulomb is allowed to slide down from rest from a height of 1 meter if the coefficient of friction is 0.2. Find the time it will take for the particle to reach the bottom. क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कोई 1 kg का पार्टिकल है, ठीक है। अब ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्शन में दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या होता है? Q इंटू ई, जो कि Q कितना दिया है? 1/30 और E दिया 100, तो ये हो जाएगा 10/30, ठीक है। ये गिवन है। अब क्या ये नीचे 1 kg है, तो ये नीचे क्या लगेगा? mg। नीचे कितना लगा दूंगा? mg।
नीचे हो जाए mg sin 45, ये 45 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे mg ये होगा mg और ये क्या रहता है mg cos 45 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा नॉर्मल। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके भी कंपोनेंट कर देंगे, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये सब 45 ही होंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10/3 cos 45 और यहाँ पे आ जाएगा इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। कितना होगा 10/3 cos sin 45। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन और लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन भी गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ से नेट फोर्स निकाल के उसका फिर उससे एक्सीलरेशन निकाल के फिर यहाँ से कितना टाइम लगेगा वो निकाल दूंगा। तो पहले नेट फोर्स निकालने के लिए फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन निकालने के लिए कितना हो जाएगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना दिया 0.2, एन कितना हो जाएगा mg cos 45। m कितना है m है 1 kg, g की वैल्यू होगी 10/√2 प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा 10/3√2, तो 10/3√2। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन आएगा फ्रिक्शन आ जाएगा कितना 2/√2 प्लस 2/3√2। अब फ्रिक्शन भी आ गया। अब मैं यहाँ पे नेट फोर्स निकाल दूँ तो mg sin थीटा इसको नीचे लेके आएगा, तो m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10/√2 माइनस फ्रिक्शन कितना हो गया 2/√2 माइनस 2/3√2 क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट। फ्रिक्शन प्लस तो ये इसमें से एफ कितना लगा 10/3√2, तो ये हो जाए 10/3√2। मैंने नेट फोर्स निकाल दिया यहाँ पे जी, एम की वैल्यू 1 है तो 10/√2 माइनस ये फ्रिक्शन और ये कर दूंगा तो फ्रिक्शन भी माइनस कर दिया और माइनस ये 10/3√2 हो जाए तो 10/3√2। ये आ गया मेरे पास एफ नेट। एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8/√2 हो जाएगा, 8/√2 माइनस ये 12/3√2, ये कितने टाइम्स कट जाएगा 4 टाइम, तो 8/√2 माइनस 4/√2 ये आ जाएगा 4/√2 या फिर 2√2। m की वैल्यू 1 है तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा 2√2। अब एक्सीलरेशन निकालते निकालते ये मत भूलना, एक्सीलरेशन निकालते निकालते ये मत भूल जाना कि उन्होंने एक्सीलरेशन नहीं पूछा है टाइम पूछा है, तो आप सोचो 2√2 आ गया तो ये आंसर होगा जो कि गलत हो जाएगा। अब आपसे टाइम पूछा हुआ है, अब ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर दी है यहाँ से यहाँ तक की हाइट 1 मीटर दी है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो साइन 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 और ये होगा परपेंडिकुलर जो कि 1 दिया अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में h मान लिया। ठीक है, तो h आ जाएगा यहाँ से √2, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t² लगा दोगे, ut कितना हो गया 0, s √2 इक्वल टू 1/2 और a की वैल्यू आई 2√2t², इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 2 से 2 तो t इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है इन द फिगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस पे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, और ये 0 कब होगा जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो k3/r², तो k कितना दिया 10 माइक्रोकूलम, k3/r² मैंने मान लिया x डिस्टेंस पे 0 है, इक्वल टू q कितना दिया 20 माइक्रोकूलम अपॉन r, मतलब मैं सेंटीमीटर में वैल्यू लगा रहा हूँ तो 80 माइनस x² हो जाएगा, तो 80 माइनस x², तो जो यहाँ x की वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि मैंने ये r भी सेंटीमीटर में लगाया है।
के से के कैंसिल हो जाएगा, 10 से माइक्रो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। मैं इसका क्या कर ले लूँगा, रूट ले लूँगा, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 2x। इसको इधर लेके जाऊंगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 80 अपॉन ये 1 आएगा और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये कितना हो जाएगा 2.41। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आता है यहाँ पे 33.19, और जब 33.19 सेंटीमीटर आएगा तो ये इनमें अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है अ स्मॉल चार्ज particle of mass m and charge q is suspended by an insulated thread in front of a very large charge conducting charge sheet of uniform surface density of charge sigma. The angle made by the thread with the particle in equilibrium is। तो बताओ जब ये पॉजिटिव चार्ज की लार्ज शीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, और अगर ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो अब पूछा इधर क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर क्या हो जाएगा mg। ठीक है, तो अगर मैंने वर्टिकल से एंगल पूछा तो इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो ये मान ली मैं टेंशन, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा t sin थीटा। तो t sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा q इंटू ई, और t cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से m इंटू जी। तो डिवाइड कर दूंगा तो tan थीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। अब बताइए लास्ट शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी। आंसर आ रहा है Q, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी। tan इनवर्स सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिग्मा नहीं है और यहाँ पे Q नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस पूछ रहा है इक्विवेलेंट। तो देखो मैंने कोई मान लिया पॉइंट ये ए हो गया और ये बी हो गया, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान रहा है। तो मैंने ये माना सी कोई पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी पोटेंशियल तो 0 है, पोटेंशियल तो यहाँ पे 0 अर्थ से कनेक्ट है, तो ये भी पॉइंट कौन सा होगा, सी पॉइंट होगा। अब इसको कर देंगे ए से सी पॉइंट के बीच में कितना कैपेसिटेंस कनेक्ट है 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ मैंने कोई पॉइंट मान लिया सी, ए से सी के बीच में कितना कनेक्ट है 4 माइक्रोफैरड। अब ए से बी के बीच में 2 कनेक्ट है, तो इसका नेट भी लिख सकता हूँ वैसे, कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो 8 माइक्रोफैरड। अब बी से सी के बीच में कितना कनेक्ट है, बी से सी के बीच में कनेक्ट है 4 माइक्रोफैरड। ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों सीरीज में होगा, इनका नेट आ जाएगा 2 को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में, तो सी ऑफ ए बी विल बी 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड, इसका आंसर हो जाएगा 4।